नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे अधिकारी से कराना चाह रहे हैं जिन्होंने 10th के बाद पीसीएम लिया, उसके बाद इंजीनियरिंग की, एमबीए भी किया, लेकिन मन शुरू से था कि सिविल सर्वेंट बने, यूपीएससी क्लियर करें और पहले अटेम्प्ट में उन्होंने यूपीएससी भी क्लियर किया। वो अपने सिलेक्शन का कारण ये मानते हैं डेडिकेशन होना चाहिए, पेडिग्री और सबसे बड़ी बात है किस्मत। ये तीन चीजों पर वो ध्यान देते हैं और ये मानते हैं कि इन तीन चीजों के कारण ही वो यूपीएससी सेलेक्ट हुए। मैं बहुत स्वागत करता हूं 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी मोहित गर्ग साहब का। नमस्कार। करनाल सर, हरियाणा का, उसके पहले जो छोटा सा एक गांव है जहां पर आपका जन्म हुआ, असंध, वहां आपको लिए चलता हूं सर। थोड़े से बचपन की कुछ यादें, कहाँ पैदा हुए थे सर, घर में कौन कौन था, फिर मैं आगे इंटरव्यू आगे बढ़ाऊंगा। कंबाइंड फैमिली थी हमारे असंध में, जैसे टिपिकल जॉइंट फैमिली में होती है। फादर के जो बड़े ब्रदर हैं ताऊ जी जो हमारे थे, उनकी फैमिली, दादा दादी, ये सब लोग थे। लेकिन मैं बहुत छोटा था, मैं जब 10 महीने का था तब मेरे फादर दिल्ली आ गए थे। दिल्ली गवर्नमेंट में उनकी जॉब उस समय लगी थी, तो उसकी वजह से हम लोग अक्सर छुट्टियों में जाते थे, तो असंध जाते थे। और जो मेरी मामा मामी हैं, मौसी वगैरह हैं, उनके घर पानीपत करके एक जगह वहाँ थी, तो वहाँ पे अक्सर जाना होता था। तो जो यादें हैं इन्हीं दो जगहों की, अक्सर खाने की यादें ज़्यादा रहती हैं, कजन्स थे उनके, खेल कूद की रहती है। एग्रीकल्चर प्रीडोमिनेटेड सोसाइटी है, दूध के ऊपर बहुत फोकस रहता है, तो सबके घरों में गायें मिलेंगी आपको। तो वो सब एक माहौल याद आता है जब मैं अपने बचपन को याद करता हूँ, या जब हरियाणा की अपनी यादों को देखता हूँ। हमारा एक मंदिर है जहाँ पे हर साल हम लोग जाते हैं नवरात्रि के समय पे, पुंडरी करके एक जगह है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है, उसकी भी कुछ यादें हैं जो हम माता दर्शन के लिए वहाँ जाते थे। तो बहुत ज्यादा समय हरियाणा में रहना हो नहीं पाया सर, क्योंकि पिता गवर्नमेंट जॉब में थे, तो पढ़ाई भी लगता है मूवमेंट में हुई, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। जी, क्योंकि फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, कई जगह स्कूल शिफ्ट हुए थे, दिल्ली में ही हुए थे हालांकि, लेकिन कई जगह स्कूल शिफ्ट हुए थे, तो पढ़ाई में काफ़ी चेंजेस हुए थे स्कूलिंग में। सर, जो बच्चा जब पढ़ाई करता है सर, स्टूडेंट लाइफ में पीसीएम लेता है, तो ये माना जाता है यार कि भविष्य में इंजीनियरिंग करना है, इसलिए हम पीसीएम ले रहे हैं। पीसीएम आपने भी लिया था सर? जी, फादर इंजीनियर हैं, तो मेरा एक्चुअली में मन शुरू में बायोलॉजी लेने का था। मुझे बायोलॉजी में बड़े अच्छे नंबर आते थे, इनफैक्ट क्लास का टॉपर था मैं बायोलॉजी का। लेकिन फिर पता लगा कि बायोलॉजी लेने के बाद डॉक्टर बनने में 5 साल लगते हैं, उसके बाद भी काफ़ी समय लगता है प्रैक्टिस करने में। इंजीनियरिंग की आपकी डिग्री 4 साल में हो जाती है और आप सीधा काम करना शुरू कर सकते हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं मन में था कि क्यों इतना लंबा समय रखना है, ऑलरेडी घर में इंजीनियर है पिता, तो इसलिए फिर पीसीएम भी ना लेके पीसीएम लेके फिर मैं इंजीनियरिंग की तरफ आगे बढ़ा। शुरू से बहुत पढ़ंतू टाइप रहे हैं सर, पढ़ाई में ध्यान बहुत, अदर एक्टिविटी में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं। मिडिल क्लास फैमिली का जब कोई बच्चा रहता है सर, उसको एक डर और भय भी रहता है, मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का कोई भी बच्चा रहे, उसको मालूम है सर कि उसके फादर की जो भी अर्निंग हो रही है उसकी 50% से ज्यादा केवल उसकी पढ़ाई में लग जाती थी। ये निश्चित तौर पे हमने अपने पिता का स्ट्रगल देखा है। जब बहुत छोटे थे तो कंधे पे उठा के लेके जाते थे 2 किलोमीटर स्कूल छोड़ने के लिए। थोड़ा जब प्रमोशन हुई, पहली बार स्कूटर लिए, तो स्कूटर पे हमेशा छोड़ने जाते थे। तो वो पूरा स्ट्रगल, पहली बार जब थोड़ा और पैसा आया, थोड़ा उनका प्रमोशन हुआ, पहली बार घर में एसी आया, वो एसी भी मेरे कमरे में लगवाया उन्होंने। अलग से पहले मेरे लिए कमरा बनवाया, जब थोड़ा पैसा कम आया घर में एक अलग कमरा दिया, एसी लगवाया, सिर्फ ये करके कि ये रात में पढ़ता है, पूरी रात इसको पढ़ना होता है और इसको डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। वो लोग खुद कूलर में या पंखे में सोते थे भरी गर्मी में, लेकिन कभी मुझे तकलीफ इसलिए नहीं होने दी ताकि मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकूं। तो उन्होंने जितना हो सका, 50% क्या, शायद मुझे तो लगता है कि सब कुछ ही लगभग उन्होंने मेरे और मेरे भाई बहन की पढ़ाई पे लगा दिया था, यही सोच के कि हमें एक अच्छा भविष्य मिले, हम लोगों को किसी चीज़ की कमी ना हो। कभी हम लोग ये ना सोचे कि हमारे पिता नहीं कर पाए या हमारी माता नहीं कर पाई। तो वो ऋण तो हमेशा रहता है और वो हमेशा दिमाग में रहता है कि अब कुछ करके दिखाना है। जब इतना वो लोग हमारे लिए कर रहे हैं तो हमें भी दिखाना है कि हम लोग वापस करें, कुछ बन के दिखाएं और उनको भी गौरवान्वित महसूस कराएं। एनएसआईटी दिल्ली बहुत अच्छा कॉलेज है सर, इंजीनियरिंग आपने वहीं से की? 10th क्लास के बाद में वहीं स्कूल के पास में मैंने कोचिंग सेंटर में भी एडमिशन लिया था। स्कूल के पास था तो अक्सर मेरा घर स्कूल से काफ़ी दूर था, जहाँ से मैंने 11th 12th की। तो जनरली बच्चे स्कूल से घर वापस चले जाते हैं, मैं डायरेक्टली कोचिंग सेंटर चला जाता था और वहीं पे जाके 2 घंटा लाइब्रेरी में पढ़ता था। मैं बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट्स में नहीं आता था, क्योंकि
कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने एक नॉर्मल 10th पास किया, उसके बाद 11th में नॉर्मल एडमिशन के टाइम पे तैयारी शुरू की। काफ़ी कंसेप्ट्स वीक रहते थे, लेकिन मैं हमेशा, मुझे ये रहता था कि ठीक है, टाइम ज़्यादा दो, जितनी मेहनत कर सको अपनी तरफ से करो। तो मैं सीधा कोचिंग सेंटर जाता था, वहाँ लाइब्रेरी में बैठता, किताबें खरीदने के, हर किताब खरीदने के पैसे नहीं होते थे, पिता से मांगने में भी थोड़ा शर्म भी आता था क्योंकि काफ़ी महंगी किताबें होती थी। तो लाइब्रेरी में बैठ के मैं वो सारी किताबें पढ़ता था जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और वहीं पे रह के फिर जब टीचर्स आते थे लंच के लिए तो उनके पास चला जाता था, कभी कभी बेशर्मों की तरह भी बैठ जाते थे, खाना भी वो लोग खिलाते थे और डाउट भी सोल्व करते थे। उस तरह से तैयारी की। फाइनली मेरे कोचिंग सेंटर में मैं अकेला था जिसका एनएसआईटी में उस साल एडमिशन हुआ था। मेरा रैंक था कि मुझे कोई भी स्ट्रीम मिल जाती, तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मैंने चुना और उसमें फिर आगे एडमिशन लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अच्छी फील्ड मानी जाती थी सर, लेकिन नौकरी के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं था उस दौरान जिस टेन्योर में आप शायद पढ़ाई किए, इसलिए मन नहीं लगा उस फील्ड में ज्यादा। जी, मतलब जनरली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का रिक्रूटमेंट बहुत कम हो गया था और आईटी सेक्टर का बूम चल रहा था। जनरली सभी स्ट्रीम के बच्चे उसी दिशा में जा रहे थे, कंपनियां भी वहीं रिक्रूट कर रही थी। टेलीकॉम की भी हालत लगभग ऐसी थी, सिर्फ ट्राई और कुछ कंपनियां आती थी रिक्रूटमेंट के लिए। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं वो डिटैचमेंट होने लगा कि अगर मुझे जो पढ़ रहा हूँ वो नहीं करना है तो फिर कुछ और देखना पड़ेगा। साथ ही साथ जब सीनियर्स थे हमारे यहाँ पे, काफ़ी बच्चे एमबीए और यूपीएससी दोनों में पढ़ाई करते थे, उन सीनियर से बात की तो लगा कि नॉन टेक्निकल मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मैनेजरियल तरफ में जाने का थोड़ा इच्छा है। उनके सिलेबस को देखा, उनके पढ़ाई करिकुलम को देखा, काम को देखा कि पोजीशन पे काम क्या रहता है, तो फिर मेरा रुझान थोड़ा उस तरफ हुआ, झुकाव हुआ, तो फिर मैं उसी दिशा में आगे बढ़ा। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहने के बाद भी आप बहुत आराम से यूपीएससी की तैयारी कर सकते थे सर, लेकिन आपने कैट का एग्जाम दिया, एमबीए आपने किया। एमबीए करने की कुछ खास वजह? सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि मेरी एज कम थी, मैं यूपीएससी के लिए क्वालिफाइड नहीं था। मैं 20 साल की उम्र में इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया था और 21 साल की उम्र में आप यूपीएससी दे सकते हैं, और मुझे साल वेस्ट करना नहीं था और नॉन टेक्निकल में इंटरेस्ट था, तो इसलिए फिर मैं कैट की तैयारी करने लगा। कैट की तैयारी के लिए मैं इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया, वहाँ पे खासकर इंग्लिश में बहुत काम करना पड़ा मुझे, इंग्लिश मेरी काफ़ी कमज़ोर थी, उसके ऊपर काम किया, काफ़ी मेहनत की और फाइनली सिलेक्शन हुआ, आईएम अहमदाबाद में सिलेक्शन हुआ। फिर वहाँ पे जाके 2 साल पढ़ाई की। बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है सर आईएम अहमदाबाद, लोग तरसते हैं ऐसे कॉलेज में जाने के लिए। हो सकता है वहां से भी बहुत अच्छा करियर हो सकता था। जी, निश्चित तौर पर मेरा वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, आईटीसी लिमिटेड में मैं गया वहाँ से। वहाँ पे 1 साल मैंने काम किया। फाइनली मेरी ट्रेनिंग के बाद उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी थी। मैं 3 स्टेट का असिस्टेंट मैनेजर टोबैको था, जो आईटीसी का सबसे बड़ा डिवीजन है। JNK, HP और हरियाणा, तीनों स्टेट मेरे अंडर आते थे। तो उस चीज़ में तो कोई कोताही नहीं है कि एक अच्छा करियर मेरे आगे था प्राइवेट सेक्टर में। सर, एमबीए की एक बहुत प्रतिष्ठित पुस्तक है जो हम पढ़ते हैं, उसमें ये सिखाया जाता है कि आप अपने स्वॉट एनालिसिस पे ध्यान दीजिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। स्ट्रेंथ ऐसा लगता था यूपीएससी में ज्यादा काम आएगी। यूपीएससी एक चैलेंज की तरह था मेरे लिए, बचपन से ही जैसे सोचा यूपीएससी के बारे में बहुत पहले। सब पिता गवर्नमेंट सर्विस में थे, वो बताते थे यूपीएससी के बारे में, सिविल सर्विसेज के बारे में, कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना हम काम कर सकते हैं। उसके अलावा एक चैलेंज लगता था कि इतना मुश्किल एग्जाम है, दुनिया के सबसे मुश्किल एग्जाम्स में यूपीएससी को माना जाता है, तो क्यों ना उस एग्जाम को मैं ट्राई करूं और क्यों ना मैं उसको निकालूं, मैं क्यों नहीं निकाल सकता, ये दिमाग में रहता था। स्ट्रेंथ नो डाउट, जब हम सिविल सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, तो जब मैं एक एमबीए की पढ़ाई, मैनेजमेंट की पढ़ाई किया हूं, तो वो बहुत सारी स्किल्स ऐसी हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में सिविल सर्विसेज में यूज करनी होती है। तो वहां पे जाके जब एक मेंटली स्वॉट एनालिसिस किए तो लगा कि ये भी कर सकते हैं। उसके बाद सर यूपीएससी में इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट का सब्जेक्ट, ये भी अपने आप में चैलेंज, क्योंकि जितना मैं समझता हूँ पीसीएम जब इंसान लेता है तो उसको मालूम है मैथ्स में वो बहुत अच्छा कर पाएगा या फिजिक्स में बहुत अच्छा कर पाएगा, तब वो पीसीएम लेता है। इंजीनियरिंग किया आपने, एमबीए में भी सब्जेक्ट जो हैं वो बिल्कुल अलग थे। इकोनॉमिक्स फिर एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स लेने की वजह? मेरा एक्चुअली उस समय, क्योंकि मैं काम कर रहा था आईटीसी लिमिटेड में और मुझे अपना जो यूपीएससी का स्केड्यूल था वो छुट्टी के हिसाब से देखना पड़ता था, क्योंकि उसमें प्रोबेशनरी पीरियड था, छुट्टियां बहुत ज़्यादा मिलती नहीं थी। तो मुझे मैनेजमेंट लेना था, क्योंकि मैनेजमेंट मैंने पढ़ा हुआ था। इकोनॉमिक्स भी आईएम में पढ़ाते हैं, 1 साल पूरा इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा था, कुछ कंफर्ट लेवल था, लेकिन जो डेट्स थी वो मेरी उसी हिसाब से मैच हो पा रही थी कि जब मैं ये दोनों सब्जेक्ट ले पाऊँ।
बहुत मुश्किल होता है सर कि पहला अटेम्प्ट देना और पहले अटेम्प्ट में ही सब कुछ क्लियर हो जाना। कभी कोई प्री देता है, प्री अटक जाता है, मेंस में कभी कभी इंटरव्यू में कोई नहीं जाकर भी सेलेक्ट नहीं हो पाता, लेकिन आपने पहली बार में ही सब कुछ क्लियर किया। लेकिन मैंने सुना है कि आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं रहा अपने ऊपर, रिजल्ट भी पिताजी देखते थे, बताते थे हाँ भाई तू सेलेक्ट हो गया है। ये अंडर कॉन्फिडेंट होने का कोई खास कारण? देखिए, सबसे बड़ा कारण ये था कि जब भी हम यूपीएससी की बात करते हैं खासकर, हमेशा ये लोग यही बोलते हैं कि आप नौकरी छोड़िए, फुल फ्लेजेड आप बैठिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, तैयारी कीजिए। मैं तो दिल्ली से हूँ, दिल्ली में ही सबसे बड़ा गढ़ है यूपीएससी की तैयारी का। तो और मैं उस समय जॉब कर रहा था, मुझे पता था क्योंकि मैं एजुकेशन लोन लेके गया था। आईएम में एक बड़ा एजुकेशन लोन हम लोगों ने, पिता ने लिया था, उसको चुकाना था। तो नौकरी छोड़ देता तो वो नहीं चुका सकता था। तो मन में हमेशा ये था कि नौकरी तो नहीं छोड़ पाऊंगा, उसके साथ साथ ही पढ़ाई कर पाऊंगा। तो जितने घंटे मिलते थे, चाहे रात में 12 से 4 जनरली पढ़ता था, या बस में ट्रैवल करते हुए पढ़ाई करता था, या जब भी अखबार मिलता था तो उसको पढ़ लेता था। तो इस तरह से तो मेरी तैयारी हुई थी। तो कहीं ना कहीं दिमाग में शंका थी कि मुझसे बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले बच्चे हैं, शायद उनमें से हो जाएगा किसी का, हो सकता है मेरा ना हो। सिलेक्शन का बड़ा वजह या बड़ा कारण क्या मानते हैं कि पहली बार में ही, पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया आपका? सबसे बड़ा कारण तो जी यही है कि जो डेडिकेशन, मैं कभी भी हार नहीं माना कि कभी टाइम नहीं है तो 2 घंटा ही सही, 3 घंटा ही सही, पढ़ता ज़रूर था। कितना भी थक जाओ, कितना भी तबीयत ख़राब हो, कम से कम 2-3 घंटे हमेशा देता था। दूसरा, पेडिग्री जो मेरा पिछला बैकग्राउंड रहा है, चाहे वो एमबीए हो, इंजीनियरिंग हो, हमेशा पढ़ाई कुछ ना कुछ चीज़ों को मैं करता आया था। कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में, एमबीए में बहुत सारे क्लब्स में, एक्टिविटीज़ में मैंने पार्ट लिया था। तो वो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी भी शेप करता है, और पढ़ने के लिए भी हमेशा एक उत्सुकता हमेशा जगाता था। यूपीएससी में एक चीज़ रहती है कि आप कितने एंगल से सोच सकते हैं, तो वो एक चीज़ बहुत पहले से सीखता आया था, तो वो कहीं ना कहीं काम की। और आखिरी किस्मत तो बहुत मायने रखती ही है। यूपीएससी प्री के समय एक बहुत शानदार किस्सा है जो आपको भी याद होता होगा, रेड बुल की कहानी। हम लोग 4 दोस्त थे, प्री देने के लिए गए थे। सोए नहीं थे तैयारी करते करते। उस समय रहता है कि जितना पढ़ सको रिवाइज करके जाओ। सुबह चाय की ललक थी कि नींद आ रही थी, चाय कहीं मिली नहीं तो मतलब दोस्त बोले कि रेड बुल मिलता है, रेड बुल में भी कैफीन होता है, नींद नहीं आएगी। तो वो रेड बुल लिए, 2-2 रेड बुल सब लोग पी लिए कि ठीक है नींद नहीं आएगी। और रेड बुल में कैफीन इतना ज़्यादा होता है कि अपनी बॉडी सडन शॉक में चले जाती है, कैफीन शॉक में। तो वो पूरा प्रीलिम का एग्ज़ाम जो है वो ऑलमोस्ट नशे की हालत जैसी लगी थी, उस टाइप की हालत में मैं प्रीलिम्स दिया था। लेकिन किस्मत थी कि वो एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। मेंस का भी कुछ किस्सा याद आता होगा आपको? मेंस में भी ऐसा ही हुआ था। मेंस में खासकर जो मेरा एसए का एग्ज़ाम था, उस समय मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मैं सिकंदराबाद में था, काफ़ी बुखार था, वॉमिटिंग वगैरह भी काफ़ी थी। बड़ी मुश्किल से मैं सुबह सुबह फ़्लाइट लेकर आया था एग्ज़ाम से पहले, और सीधा आया। पूरे रास्ते भी लगभग वॉमिटिंग करते हुए किसी तरह दवाई लेके गया। गांधीयन वे ऑफ लाइफ के ऊपर ऐसे लिखना था, वो मैंने लिखा। लगभग 1 घंटे में मैंने लिख दिया, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा था। लिखने के बाद मैं इन्विजिलेटर के पास गया कि मेरा ऐसे हो गया है, मुझे आप कृपया जाने दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो बोले आपको 3 घंटा है रुकना पड़ेगा, आपको जाने नहीं दे सकते हम लोग। मैं कुछ देर आराम करने की कोशिश किया, लेकिन भयंकर हेडेक था, तबीयत ख़राब थी। तो मैं अपना पूरा ऐसे काट दिया। वो पूरा ऐसे काट के, अब 1 घंटा था तो मैं 1 घंटा फिर दोबारा उस ऐसे को दोबारा लिखा, और फिर उसके बाद उसको सबमिट किया। तो इस तरह की चीज़ें हुई थी उस एग्ज़ाम में। अंग्रेजी में बेहद कमजोर थे सर। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, खासतौर से जो हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हैं, या घर का परिवेश वैसा नहीं होता। मुश्किल गई इंग्लिश ठीक करने में? काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी मुझे, खासकर जब हम कैट के लेवल की बात करते हैं। कैट में इंग्लिश का लेवल काफ़ी मुश्किल होता है। तो एमबीए करने का जब ध्येय मन में बना, तो जब अपने आप को कंपेयर किया, जब मॉक टेस्ट दिए, जब बाकी जो बैचमेट्स थे, दोस्त थे, कॉलेज के दोस्त थे जो एमबीए की तैयारी कर रहे थे, जो सीनियर से, उनसे पूछा, तो सबसे बड़ा आकलन जो स्वॉट एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो इंग्लिश में लगा। इंजीनियर होने के नाते मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा थोड़ा कम से कम कर लेते थे। तो उसके दौरान इंग्लिश में मैंने बहुत काम किया, खासकर वोकैबुलरी बिल्डिंग, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस यूसेज पे मैं एक रजिस्टर बनाता था। एक एक वर्ड जो मुझे अखबार में समझ नहीं आता था उसको लिखता था, उसका मतलब लिखता था, उसका यूसेज लिखता था। हर तीसरे दिन उन सारे वर्ड्स को पढ़ता था, रिवाइज करता था। मेरा लगभग 3 से 4 घंटा डेली सिर्फ इंग्लिश के लिए जाता था। तो इंग्लिश में बहुत मेहनत की है। इसके अलावा सर, जब पहला सिलेक्शन हुआ 2013 में, छत्तीसगढ़ काडर, उस समय पीक पर था नक्सलिज्म,
आपको भी यही बताते थे लोग कि यार जाओगे तो देखना एयरपोर्ट में नक्सली गोली मार देंगे? जी निश्चित तौर पे मैं दिल्ली से हूँ, माता पिता को भी यही डर था, जितने रिश्तेदार थे उनको भी यही डर था, यहाँ तक कि जो बैचमेट्स थे एकेडमी में उनका भी यही मत था कि वहाँ बड़ा मुश्किल है, एयरपोर्ट पे ही अटैक हो जाता होगा, एयरपोर्ट से उतरते ही नक्सली आपके ऊपर हमला कर देते होंगे, तो बच के जाना, देख के जाना, थोड़े समय में आप काडर से वापस भी निकल सकते हैं, आप डेपुटेशन पे जा सकते हैं। तो इस तरह की एक सांत्वना भरी निगाहों से लोग देखते थे उस समय। बीजापुर में मैराथन शुरू भी आपने की थी, उसके बाद नारायणपुर में भी मैराथन और नारायणपुर भी एसपी रहा, वहां भी ये जो मैराथन होती है सर नक्सल इलाकों में, ये माना जाता है कि आदिवासी लोगों से जुड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम होती है, बहुत फर्क भी पड़ता है उसके बाद, कम से कम रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, एक दूसरे को लोग जानते हैं, मददगार साबित होती है ऐसी मैराथन? बिल्कुल, मैं तो 3 तरीकों से देखता हूँ मैराथन या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जब हम कराते हैं। पहला, जैसे आपने बताया, जो वहाँ के आदिवासी बच्चे हैं, जो आदिवासी हमारे साथी हैं, उनको मुख्यधारा से जोड़ना, उनको हेडक्वार्टर से जोड़ना, उनको इस तरह का प्लेटफॉर्म दिखाना कि इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। बहुत प्रतिभा है वहाँ के बच्चों में, उनको शोकेस करने को मिलता है, क्योंकि इनमें फिजिकल एबिलिटी बहुत है ट्राइबल बच्चों में। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, आप पूरी दुनिया को शोकेस कर रहे हैं। जब हम ये मैराथन कराते थे, हमारा उद्देश्य था वर्ल्ड वाइड लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इंटरनेशनल रनर्स इसमें आते भी थे। बीजापुर में भी आए, नारायणपुर में भी आए। तो एक बहुत बड़ा दुनिया के लिए एक ओवरव्यू है कि आप देखिए, इतना खराब नहीं है, इतना मुश्किल या इतना इनसिक्योर नहीं है। आप आइए, आप यहाँ पे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दौड़ सकते हैं और आपकी जान को खतरा नहीं है, ताकि लोगों को दिखे, ट्रेड बूम हो, आवागमन बढ़े, वो चीज। और तीसरा, जो लोकल पॉपुलेशन है शहर का या बाकी का, जो ट्रेडर कम्युनिटी है या जो बाकी ब्रॉडर कम्युनिटी है, उन लोगों से एक बहुत अच्छा जुड़ाव बनता है, लगातार संपर्क में रहते हैं। और यूथ में एक बहुत एनर्जी रहती है, वॉलंटियर्स के नाम पे आपसे बहुत लोग जुड़ते हैं, इवन स्पॉन्सर के नाम पे बहुत लोग जुड़ते हैं। तो एक बहुत अच्छा माहौल वहां बनता है। मेडल्स मैं देख रहा हूँ सर, मुझे लगता है कहीं जगह नहीं है मेडल्स और रखने की। 2019 में पहला मेडल, 2020, 2030, 2023 पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2019 में जब आप बीजापुर में थे, उस समय इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि बीजापुर जैसे इलाके में अगर चुनाव हो रहा है और वो बिना खून खराबे के हो, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, उस समय भी आपको सम्मानित किया गया। जी, मेरा करियर इस मामले में बहुत निश्चित तौर पे आई फील ब्लेस्ड कि मुझे इतना सम्मान मिला है। और अगर मैं गलत नहीं तो छत्तीसगढ़ में शायद पहले ऐसे अधिकारी जिनको 3 बार छत्तीसगढ़ में वीरता पुरस्कार मिला है। तो निश्चित तौर पे अच्छा लगता है। हम लोग जब ऑपरेशन करते हैं, हालांकि उस समय दिमाग में नहीं रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरह का सम्मान मिलता है, तो इस तरह का गौरव मिलता है, तो हम लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा भी आती है। हम लोगों को देख के बाकी लोगों में भी एक ऊर्जा आती है कि इस नक्सल उन्मूलन की लड़ाई में हम लोग भी अपना योगदान दें और बढ़ चढ़कर उसको आगे बढ़ाएं, उस लड़ाई को लड़ें। जो नेशनल अवार्ड था इलेक्शन कमीशन का, वो बीजापुर के जो इलेक्शन को कराने के लिए था, वो उस समय में पहला एसपी था जिसको उस साल में नेशनल अवार्ड मिला था राष्ट्रपति जी की तरफ से। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा गौरव था मेरे लिए इन सबको पाना। किसी भी यूपीएससी जो सिलेक्ट होता है सर, आईपीएस जो बनता है, उसके लिए एनपीए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि निश्चित तौर पर पुलिस एकेडमी की ट्रेनिंग वहां पर होती है, लेकिन आपके लिए एनपीए दूसरे मायने बहुत महत्वपूर्ण रहा। एनपीए की ट्रेनिंग से ही शादी और प्यार का जुड़ाव वहां से शुरू हुआ सर, उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, मेरी वाइफ से मेरी पहली मुलाकात मेरी ट्रेनिंग के समय एनपीए में ही हुई थी। मेरी बैचमेट की कज़न हैं जो मेरी वाइफ हैं, और उनसे मिलने के लिए अक्सर आती थी। और वो हमारा एक ग्रुप था छोटा सा, हम अक्सर जो वीकेंड्स होते थे, कभी छुट्टी होती थी तो बाहर जाते थे खाने के लिए। तो उसी समय उनसे मुलाकात हुई और फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और शादी हुई। मैडम को मैंने सुना है कि खाना बनाने का बहुत शौक है, और आप कितना भी दौड़ लें, कितना भी एक्सरसाइज कर लें, खाने के शौकीन बहुत हो गए हैं आप। जी बिल्कुल। जितना शादी के बाद खाना हमने खाया, शायद उतना तो पहले नहीं खाया होगा। निश्चित तौर पे बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और एक मोटिवेशन रहता है कि आप कितना भी वर्कआउट करें, कितना भी मुश्किल दिन हो, घर पे आएंगे तो एक बड़ा खुशनुमा माहौल रहेगा। यूनिसेफ में है फिलहाल अभी? जी मैडम, यूनिसेफ में स्टेट कोऑर्डिनेटर है। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी उन्होंने लिखी है मैंने सुना, और आपके साथ नक्सल के बीहड़ों में जाना बहुत पसंद है उनको। जी, मतलब शुरू से ही मुझसे ज्यादा जिज्ञासा हमेशा उन्हें रही है कि कैसे इतने मुश्किल इलाकों में जो ट्राइबल्स हैं या जो बाकी गांव वाले हैं वो रहते हैं, उनकी जिंदगी में क्या समस्याएं हैं, क्या अच्छी चीज़ है, क्या कल्चरली ऐसी चीज़ें जो दुनिया को पता होनी चाहिए ट्राइबल एरियाज की। और वो जाती हैं, बहुत घूमती रही हैं, और अलग अलग जगह पे उन्होंने काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं।
कवर्धा और बलरामपुर ये दो जिला बहुत सुर्खियों में रहा जब आप रहे सर। कवर्धा में उसी समय झंडा विवाद हुआ था, बलरामपुर विधायक और आपके बीच ऐसा लग रहा था तलवारें खिंच गई है उस समय। ये भी एक चैलेंज मानते हैं सर इस जॉब में, क्योंकि हर कोई चाहता है चीजें उसके हिसाब से चले, लेकिन हर चीज किसी इंसान के हिसाब से नहीं चल सकती। देखिए, निश्चित तौर पे हमारी सर्विस है जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और मैं तो हर एक चीज़ को एक अच्छी लर्निंग मानता हूँ। जो मेरा चाहे कवर्धा का टेन्योर हो, कवर्धा में सबसे अच्छी बात ये थी कि इतना बड़ा दंगा होने के बाद भी हम लोगों ने ये इंश्योर किया कि कोई जान नहीं गई उस दंगे में और कोई बड़ी प्रॉपर्टी के नुकसान नहीं हुआ। बलरामपुर की जब बात करें, बलरामपुर में भी एक हमने स्टैंड लिया लीगल और उस पर कायम रहे, और यही स्टैंड आगे भी मेरा रहेगा। दोस्त कहते नहीं थे कि हाइट अच्छी है, वॉलीबॉल खेल लो कम से कम, क्योंकि हाइट अच्छी है और मैंने सुना है थ्रो भी बहुत अच्छा था आपका। हम बास्केटबॉल में मैं कभी खेला नहीं था, तो जब कॉलेज गए तो हाइट देख के लोग बोलते थे बास्केटबॉल ट्राई करो। एक बार ट्राई किया, 3 पॉइंटर एक हाथ से मार लेता था, लेकिन कभी उतना रुझान मुझे नहीं आया। एनपीए में जाके भी वॉलीबॉल खेला, लेकिन शुरू से थोड़ा बहुत फुटबॉल खेलता था। एनपीए में जाने के बाद में बैडमिंटन थोड़ा खेलना शुरू किया, बाकी रनिंग करना वहाँ से शुरू किया, लेकिन खेल से ज़्यादा हमेशा मेरा रुझान पढ़ाई में ही रहा है। एक सवाल है सर, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा नहीं है कि अब यूपीएससी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन संख्या बहुत कम है। कुछ कहना चाहेंगे यहाँ की यूथ से जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, जो एस्पिरेंट्स हो यहाँ के, उनके लिए? निश्चित तौर पर मेरी बहुत लोगों से हमेशा बात भी होती रही है। बच्चे हमेशा आते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। बच्चों में उत्साह है, बच्चों में टैलेंट है। यहाँ पे दिक्कत कभी कभी ऐसा लगता है कि बड़े जल्दी हतोत्साहित हो जाते हैं। सबसे बड़ा कारण उनको लगता है कि सिर्फ इंग्लिश में ही सिलेक्शन होता है। यहाँ प्रीडोमिनेंटली हिंदी ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी में भी बहुत सिलेक्शन होता है और बहुत मटेरियल आजकल अवेलेबल है ऑनलाइन भी। आपको हर जगह किताबें ढूंढने की ज़रूरत नहीं। सबसे अच्छी बात ये है, मैं हमेशा बस यही सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप अलग अलग लोगों से बात कीजिए, अलग अलग सोर्सेज से पढ़िए। यूपीएससी आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि आप कितनी दिशाओं में सोच सकते हैं, कितनी ब्रॉडर आपकी थिंकिंग है और कितना पॉजिटिवली आप चीज़ों के बारे में डिसाइड करेंगे। अगर कल को आप सिविल सर्वेंट बनते हैं, आपके डिसीजन किस बेंचमार्क्स के होंगे, इन चीज़ों पे लोग सोचें, पढ़ाई करें, तो निश्चित तौर पर यहाँ का भी सिलेक्शन। और अब पिछले कई सालों में छत्तीसगढ़ का सिलेक्शन भी बहुत बेहतर हो रहा है निश्चित तौर पर। कम्युनिटी के लिए कुछ कहना चाहते हैं? कम्युनिटी के लिए पहली बात तो मेरा एक यही अपील रहेगा कि जनरली जब हम नक्सल क्षेत्रों में काम करते हैं, नक्सलियों से बात करते हैं, सरेंडर नक्सलियों से बात करते हैं, उनके परिवारों से बात करते हैं, कभी भी हमें ऐसा नहीं लगता कि वो नक्सली बनना चाहते थे। हमेशा उन लोगों के अंदर उनको पता ही नहीं था, उनका कभी कोई जुड़ाव ही नहीं रहा प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ एक गैप रहा। नक्सली आए, नक्सलियों ने बहुत सारे भ्रम फैलाए, उन भ्रम में वो बंधते चले गए और एक समय के बाद फिर वो उनके साथ काम करने लगे। जब मुख्यधारा बढ़ने लगी, जब प्रशासन अंदर अंदर के क्षेत्रों में पहुंचने लगा, तो इन लोगों को समझ आया कि ये लोग गलत कर रहे थे। अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोग उसमें फिर सरेंडर करने लगे, छोड़ के अपने गांव में वापस चले गए। मेरी सबसे यही अपील है, चाहे वो कोई भी भ्रामक विचारधारा हो, चाहे नक्सलवाद हो, चाहे उग्रवाद हो, इवन फेक न्यूज़ हो, इन चीज़ों से बचें। बहुत पोटेंशियल है हमारे देश में, सारे युवाओं में। बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, चाहे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। उन नीतियों का फायदा उठाएं, अपने आप को काबिल बनाएं और देश के लिए कुछ करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना मोहित गर्ग साहब को, साफ तौर पर इनका कहना है, देखिए यूथ के लिए बहुत साफ उन्होंने कहा कि यूपीएससी चाहता यही कि आप कितने अलग अलग तरीकों से सोच सकते हैं। आपको सब चीजों की उन्होंने जानकारी दी और बहुत साफ कहा। नक्सल इलाकों में भी काम करने का बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। और देखिए मैराथन, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने में और पुलिस को उनके करीब लाने में बहुत मदद की। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए